Good morning, everyone. So, today we are going to talk about the art and architecture in ancient India. So, we have completed the studies about the kings and what kind of society they were having. आज हम बात करेंगे कि उस टाइम का जो भी आर्कोलॉजिकल साइट्स थी जिनसे हमें इनके बारे में पता पड़ता है वो कितनी ब्यूटीफुल थी. तो उन्हीं सारी चीज़ों की स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, उनकी स्पेसिफिसिटी के बारे में हम बात करेंगे. So, again, we are going to talk about the chapter which is about buildings, paintings and books in ancient India. Okay, now again it is started with a beautiful story. So it talks about मरुसामी and the iron pillar. इसमें बताते हैं कि मरुसामी एक लड़का है जो बहुत एक्साइटेड है. वो अपने ब्रदर के साथ जाता है कुतुब मीनार को देखने. बहुत रेतीला पत्थरों से भरा हुआ पथरीला सा रास्ता उसको क्रॉस करते हुए कैसे वो जाता है एक फेमस आयरन पिलर को देखने के लिए. ठीक है, और उसका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है जब वो उसको देखता है. उस रास्ते से जब वो जाकर फाइनली जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, सो ही विल बी अमेज्ड टू सी दैट. वो देखता है एक आयरन पिलर. ठीक है, अब ये आयरन पिलर बना हुआ है. ये मेरौली का एक आयरन पिलर है जो कि बना हुआ है 99% आयरन से. स्टिल इसमें अभी तक जंग नहीं लगी है. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है कि अभी भी इसकी साइंस हमें पता नहीं पड़ी है. सो लेट्स टॉक अबाउट द साइंस ऑफ मेटल्स. साइंस ऑफ मेटल्स दैट इज मेटलर्जी. तो इसमें देखते हैं कि आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हमें क्या क्या बताते हैं. मेटलर्जी का मतलब होता है एक से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स करके कुछ बनाना. ठीक है, तो इसमें बताया जाता है कि हमें हड़प्पन टाइम में इतना कुछ नहीं मिला था, बट उसके बाद वैदिक एज जो आई थी उसमें आयरन का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हुआ था. ठीक है, अब नेक्स्ट देखो. सो इस आयरन पिलर की खासियत इसमें बताई गई है. जो आयरन पिलर अभी हमने देखा था उस आयरन पिलर की हाइट जो है 7.2 मीटर हाई है और उसका वेट जो है 3 टन्स तक है. एंड इट वॉज मेड 1500 ईयर्स अगो. ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. और ये एक और चीज़ जो मेरा फेवरेट हीरो कहा जाए अगर एंशिएंट इंडिया में, दैट इज़ फ्रॉम गुप्ता डायनेस्टी. इट इज़ विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकेंड. समुद्रगुप्त का जो बेटा था दैट इज़ चंद्रगुप्त सेकेंड. ओके, ही वॉज द हीरो. उन्होंने इस तरीके का शासन मेंटेन किया था कि बहुत ही ज़्यादा पीसफुल था एनवायरनमेंट. गोल्डन एज थी उस टाइम पे. मैंने आप लोगों को बताया भी था कि उस टाइम पर लोग जो है अपने घरों पे उनको ताला लगाने की ज़रूरत नहीं थी. इतनी शांति थी, कोई चोरी चकारी नहीं थी. सो उन्होंने माना जाता है कि उनके टाइम पे ये जो है आयरन पिलर, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकेंड जो कि गुप्ता डायनेस्टी के थे, विक्रमादित्य जो कैलेंडर भी लाए थे, विक्रम संवत हिंदी का कैलेंडर भी वही लाए थे. ठीक है, तो उनके समय पे ये जो आयरन पिलर है वो कंस्ट्रक्ट हुआ था. अब नेक्स्ट टॉपिक बता रखा है उस समय की बिल्डिंग्स जो थी वो किस तरीके से बनी हुई थी. ब्रिक्स एंड स्टोन, इनमें स्पेशली इन्होंने बात करी है किसकी, स्तूप की. अब ये स्तूप क्या होते हैं? ये जो स्तूप होते हैं, अब देखो ये जो भी स्तूप होते थे ये किस तरीके के होते थे, अर्धगोलाकार. इस तरीके से ये बने हुए होते थे. कुछ यहाँ पे डिज़ाइंस होती थी और बहुत ही ब्यूटीफुली कार्व्ड होते थे. इनके बीच में जो है समाधि रखी जाती थी. जो भी इनके गुरु वगैरह थे या जो बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स थे वो जो है बीच में इसके क्या रखते थे, दैट इज़ रेलिक्स. उसको क्या कहा गया था, रेलिक कास्केट. ठीक है, उसके अंदर उनका जो भी रिमेन था टीथ का, बोन का, एशेस का, उनका जो भी बाल है, दांत है, हड्डियां हैं या राख है, ठीक है, उनकी बॉडी का कोई भी पार्ट जो मतलब बचा हुआ है वो उसको वहाँ पर संभाल कर रखते थे और उसी की पूजा करते थे. ठीक है, और वहाँ पर एक प्रदक्षिणा पथ होता था. जैसे कि ये एक स्तूप दे रखा है. अब इस ग्रेट स्तूप में, ये जो सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश का, यहाँ पर चारों तरफ में एक क्या है, प्रदक्षिणा पथ है जहाँ पर परिक्रमा दी जाती है. प्रदक्षिणा पथ मतलब एक इस तरीके का चारों तरफ में पाथ बनाया जाता है जिसमें हम इनके चारों तरफ क्या है, परिक्रमा दे सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. नेक्स्ट बताया जाता है कि
ये जो है लाइफ टाइम के लिए, इस रेलिक कास्केट में लाइफ टाइम के लिए क्या है, जो भी चीज़ें रिमेन्स हैं इनके मेन फॉलोअर्स की, मेन जो भी जिसको ये मानते थे, उसको बहुत ही संभाल के इसके अंदर रखा जाता था समाधि के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें होती थी। और ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ था, ये हुआ कब था? ये कंस्ट्रक्शन हुआ है लगभग 2000 साल पहले। ठीक है, 2000 साल पहले जो स्तूप वगैरह बने हैं, 2000 साल पहले बने हैं। और अगर हिंदूज़ की हम बात करें, ये बात रही बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो भी बिल्डिंग्स थे, जो भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स थी। ठीक है, गेटवेज़ देखो इनके किस तरीके के पहले गेटवेज़ होते थे, फिर यहाँ से पाथ जाएगा, फिर यहाँ पर जो रेलिक कास्केड है, और फिर ऊपर से इस तरीके का कुछ है, देन उसके बाद चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ है। देन नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है अबाउट द हिंदू टेम्पल्स। हिंदू टेम्पल्स में ये बताते हैं, हिंदू टेम्पल्स में जो बीच के अंदर मेन डाइटी रखी जाती थी उसको कहा जाता, जो भी टेम्पल है, मान लीजिए आप किसी भी टेम्पल में जाते हो, वो किसी भी गॉड या गॉडेसेस का होगा, उनकी जो मेन गॉड जो है, उनकी जो भी स्कल्पचर है, मूर्ति है, उसको टेम्पल के बीच में रखा जाता था और उसको कहा जाता था गर्भगृह। ठीक है, उसको ये लोग कहते थे गर्भगृह। तो डाइटी का मतलब होता है भगवान, और भगवान जिनका वो मेन मंदिर होता था, वेदर इट इज़ विष्णु, वेदर इट इज़ शिव, वेदर इट इज़ दुर्गा। ठीक है, अब नेक्स्ट इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, केस स्टडी का दिया है, दैट इज़ भीतरगांव। भीतरगांव एक गांव है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बताया कि बहुत ही पुराना टेम्पल मिला है उत्तर प्रदेश में, भीतरगांव में। यहाँ पर क्या बताया गया है, इसमें जो इसका स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पर गर्भगृह है, गर्भगृह के ऊपर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहाँ तक जब हम पहुँचते हैं, एक रास्ता होता है, उसको कहा गया है इन्होंने मंडप, जहाँ पर बहुत सारे लोग जो है इकट्ठे हो सकते हैं, उसको इन्होंने कहा है क्या, मंडप। अब एक और एग्जाम्पल इन्होंने दिया है महाबलीपुरम का, जो कि साउथ में है टेम्पल। ठीक है, देखते हैं इसको अच्छे से। अब एक और टेम्पल का इन्होंने एग्जाम्पल लिया है, दैट इज आईहोल। आहोल टेम्पल जो है साउथ का, जो कि 1400 साल पहले बना, वो भी एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है ऐसी चीज़ का। ये लोग चट्टानों के बीच में ये मंदिर बनाया करते थे। अब ये दुर्गा टेम्पल है आईहोल का। और एक हमने देखा भीतरगांव का। इनमें माना गया है कि सेम से पत्थर है, इसीलिए हमें पता पड़ता है कि ये चट्टान को काट काट के कार्विंग करी गई है, और उस तरीके से इतना प्यारा, इतना भव्य जो है मंदिर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट इन्होंने फिर बताया है जो स्तूप थे, जो टेम्पल्स थे, वो किस तरीके से बने थे, और इनमें मोनास्ट्री जो है, एक मोनास्ट्री का भी एग्जाम्पल दिया है। मेन चीज़ हमें ये देखनी है कि ये क्यों और किसके द्वारा बनाए हुए होते थे। ये राजा बनाते थे अपनी जो पावर है उनको दिखाने के लिए, और जो राजा जितना ज़्यादा पावरफुल होता था उतना ज़्यादा स्पेंडिंग करता था मंदिर को बनवाने में। ठीक है, उतना अच्छा वो मंदिर बनवाएगा, उतने अच्छे उसकी वॉल्स होंगे, फ्लोर्स होंगे, सीलिंग्स होगी, जितनी अच्छी उसकी पोजीशन होगी। ठीक है, उसी चीज़ को शो करने के लिए राजा महाराजा जो है अपना औहदा दिखाने के लिए, ठीक है, अपने आप को वो पहले के टाइम पे भगवान भी माना करते थे, तो इस वजह से वो उतना अच्छा मंदिर बनवाते थे। अब उन्हीं का काम होता था, किंग्स और क्वींस जो है वो स्पेंड करते थे अपने ट्रेजरी का, मतलब अपना जो खजाना होता था उसी का जो मनी है वहाँ के क्राफ्ट्स में, वहाँ का जो भी मोनास्ट्रीज़ वगैरह है वो भी वही लोग बिल्ड कराया करते थे, और वहाँ के काफ़ी लोग जो है इसमें हेल्प भी किया करते थे, जैसे कि मर्चेंट्स है, फार्मर्स है, गार्डन मेकर्स है, जो भी है वहाँ के लोग, हंड्रेड्स ऑफ मैन जो है। आज के टाइम पे भी कोई कुछ दे देता है, कोई कुछ दे देता है, तो इस तरीके से क्या है, हेल्प उस टाइम पे भी होती थी। ठीक है, अब एक इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है पिक्चर्स के थ्रू, मोनास्ट्री फ्रॉम उड़ीसा, जैन मोनास्ट्री फ्रॉम उड़ीसा, एंड ये 2 स्टोरी बिल्डिंग दे रखी है। मोनास्ट्री जहाँ पर जो मॉन्क्स हैं वो रहा करते थे, उसी को मोनास्ट्री कहा गया है। सो मॉन्क्स लिव्ड एंड मेडिटेटेड। इन व्हाट वेज द केव शोन हैव डिफरेंट फ्रॉम द इलस्ट्रेशन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आता है, इन्होंने बताया है कि पेंटिंग्स जो थी उस टाइम का, जो भी इसकी सबसे बड़ी खासियत है पेंटिंग की कि ये छत पे बनाई हुई है ऐसी पेंटिंग।
ये बहुत ही ब्यूटीफुली कार्व्ड है और बहुत ही ब्यूटीफुली बनाई हुई है उस समय पर। और माना जाता है कि जो इसके कलर्स वगैरह हैं वो इतने ग्लिटर करते हैं, पता नहीं किस तरीके से इन्होंने बनाया होगा, वो भी मिनरल्स और प्लांट्स को यूज़ में लेके। तो सोचो किस तरीके से इन्होंने बनाया होगा इस चीज़ को, और कैसे इस पेंटिंग को इतना डेकोरेट किया होगा, और वो भी हिल्स के ऊपर उस समय पर। ठीक है, तो आज भी ये देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट इन्होंने बताया है बुक्स के बारे में। तो अभी तक हमने पढ़ा जो पेंटिंग्स थी, जो टेम्पल्स थे, जो स्तूपास थे। अब नेक्स्ट आती है बुक्स के बारे में। इसमें हम बात करेंगे एपिक्स की। अब देखो एपिक्स होते क्या थे? एपिक्स होते थे वो जो हीरो के बारे में हमें स्टोरी बताए, ठीक है, जिनको लिखा गया है पोइट्री फॉर्म में, ठीक है, और वहाँ की जो लैंग्वेज थी उस समय पे उनमें लिखा गया है। अब ये एपिक्स जो थे लॉन्ग कंपोजिशंस थे अबाउट द हीरोइक मैन एंड वेमेन, इंक्लूडिंग द स्टोरीज अबाउट द गॉड्स, और इसमें जो भी भगवान है उनके बारे में भी बताया गया है। अब देखो नेक्स्ट इन्होंने बताया है तमिल एपिक का एग्जाम्पल लिया है, जिसमें इन्होंने बताए हैं 2 इम्पॉर्टेंट एपिक। ठीक है, ये भी हमें संगम लिटरेचर से ही पता पड़ता है। एक है सीलापद्दिकम। तो पहला इन्होंने बताया है सीलापद्दिकम। सीलापद्दिकम को लिखा किसने है? बहुत ही फेमस राइटर है इलांगो। ये आपको इतना याद रखना है। बाकी इसमें बहुत सारी उसी स्टोरी को बार बार एलैबोरेट किया गया है। सो सीलापद्दिकम जो कि लिखा है इलांगो, और ये था पहला एपिक। ठीक है, अब ये हमें स्टोरी बताता है, एक लव स्टोरी बताता है, किसके किसके बीच में, एक लव ट्रायंगल बताता है, कोलावन और पुहार, कन्नगी और पुहार के बीच में। ठीक है, कन्नगी एंड पुहार के बीच में, जिसको बाद में क्या है किसी और से प्यार हो जाता है उस पुहार को, बट उसके बाद वो क्या करता है, इसमें कोलावन जो है उसकी वाइफ होती है कन्नगी, और उसको प्यार हो जाता है पुहार से, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट थी। अब इसके बाद होता क्या है, उसको आफ्टर द टाइम ये रियलाइज़ हो जाता है कि जो उसकी वाइफ की प्लेस है, उसकी पोजीशन उसको रियलाइज़ हो जाती है, और वो उस जगह को छोड़ देते हैं। जब वो उस जगह को छोड़ देते हैं, वो शिफ्ट हो जाते हैं कहाँ पर? मदुरई। मदुरई जैसे ही शिफ्ट होते हैं, कोलावन पे एक ब्लेम लग जाता है चोरी का, कि राजा के गहने चुराए हैं, और राजा सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। और उसके बाद यही चीज़ बताई गई है कि कैसे कन्नगी ने उस पूरे मदुरई शहर को जो है अपनी शाप से जो है बर्बाद करके रख दिया था। तो उसी पे ये स्टोरी बताई गई है, ये आप पढ़ सकते हो। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एपिक जो नंबर 2 का है, दैट इज़ मणिमेकालाई। मणिमेकालाई जिसके जो राइटर है वो है सतनार। इसमें भी इन्होंने किसके बताई है? इसमें भी इन्होंने जो सेंट्रल कैरेक्टर्स लिए हैं एपिक के, वो मर्चेंट लिया है, जिसका नाम बताया गया है कोलावन है, और एक इसकी डॉटर है। ठीक है, अब इसमें भी इन्होंने लव स्टोरी को ही बताया है कि कैसे जो है वो इसमें सरवाइव करते हैं। तो ये स्टोरीज जो है ये लिखी गई है हाथ से, मैन्युस्क्रिप्ट उसी को कहा जाता है। देन देखो अदर राइटर इन्होंने बताया है, तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ आपको याद रखनी है, जो पहला एपिक है वो है सीलापद्दिकम, और दूसरा जो एपिक है मणिमेकालाई। सीलापद्दिकम किसने लिखा है? इलांगो, और जो मणिमेकालाई जो है वो किसने लिखा है? सतनार। ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ना कि कैरेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई है, जो नेक्स्ट राइटर है वो कौन है? कालिदास। कालिदास के बहुत ही फेमस जो हैं, मतलब प्ले रहे हैं, बहुत सारे उन्होंने जो हैं पॉलिटिकल, मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उस टाइम पे लिखी थी। उनमें एक सबसे फेमस है मेघदूत। मेघदूत इनका जो फेमस राइटिंग वर्क है कालिदास का, वो है मेघदूत। दूसरा है रघुवंशा, ये आपको हमेशा याद रखना है। और तीसरा है कुमार संभव, और एक हमने पहले भी पढ़ा था पुराने चैप्टर्स में,
वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 4th नंबर पे जो आ रहा है सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। तो आपको याद रखना है कालिदास का, जिन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट प्ले लिखा था मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। गुप्ता टाइम पीरियड में ये बहुत ही फेमस थे, हमने प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ा था ऑलरेडी। तो यहाँ से आप देख सकते हो एक स्टोरी के फॉर्म में इन्होंने फिर से बताया है कि उस टाइम पे जो वर्स था मेघदूत, जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया था, जो पोएम थी, उसमें ये बताते हैं कि किस तरीके से जो मैसेज ऑफ लव है वो पहुँचाया गया मेघ बादल के थ्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट दे रखा है रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ ओल्ड स्टोरीज, जो कि हमें पता पड़ती है किससे, पुराण से। और पुराण का लिटरल मीनिंग होता है ओल्ड, ठीक है, जिसमें हमें बहुत सारे भगवान के बारे में जानने को मिलता है। विष्णु है, शिव है, पार्वती है, हमें पता पड़ता है कि ब्रह्मांड बना कैसे है, हमें पता पड़ता है कि हमें भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड पता पड़ता है, हमें पता पड़ता है कि हमें भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, वहाँ की सोसाइटी, विमेन का जो सोसाइटी में रोल था उनका, शूद्र को कैसे किया जाता था, वो ये सारी चीज़ें हमें किससे पता पड़ती है। तो पुराण से हमें भगवान के बारे में जानने को मिलता है, वेद जो हैं उनसे हमें जो शूद्र वगैरह है इनके बारे में जानने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा आता है संस्कृत एपिक्स, जो कि बहुत फेमस है, शायद कभी ना कभी हर किसी ने पढ़े होंगे। महाभारत एंड रामायण, चाहे आप लोगों ने पढ़े हो या ना पढ़े हो, देखा ज़रूर होगा, ठीक है। तो महाभारत एंड रामायण ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एपिक हैं जो कि संस्कृत में लिखे गए हैं। कैसे इनमें कौरव पांडव में वॉर होती है उसके लिए लिखी गई थी महाभारत, ठीक है। एंड दूसरा आपका है रामायण। तो महाभारत जो है वो कौरव और पांडवों का युद्ध है, कैसे मतलब उन्होंने एक गांव देने के लिए भी मना कर दिया था पांडवों को, और लास्ट में जो है वो युद्ध होता है, कौरवों की हार होती है, ठीक है। तो ये माना जाता है कि ये 1500 साल पहले लिखी गई है महाभारत। और दूसरा माना गया है क्या कि रामायण के बारे में बताया गया है। ये स्टोरी भी आपने सुनी होगी, राम और रावण के बीच में जो युद्ध हुआ था, ठीक है। उस टाइम पे ये कहाँ के राजा थे, तो वो सारी चीज़ें हमें इनके थ्रू जानने को मिलती है। नाउ स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, यहाँ से हमें क्या कुछ पता पड़ता है। अब मैंने आप लोगों से कहा था कि जो शूद्र थे और विमेन के कंडीशन के बारे में भी हमें पता पड़ता है। तो पुराणों को तो वो सुन सकते थे, ठीक है, बट बाकी वेदों को वो नहीं पढ़ सकते थे, शूद्र और विमेन। अब उसी तरीके से हमने पढ़े थे दो जो एपिक थे मेन, महाभारत और दूसरा था हमारा रामायण। महाभारत जो है वो किसने लिखी है, वेद व्यास ने, और जो रामायण है वो किसने लिखी है, वाल्मीकि ने। ये आपको याद रखनी है। और इनिशियली इसको किस में लिखा गया था ये भी आपको याद रखना है। इनिशियली इनको लिखा गया था संस्कृत में। तो ये मेजर चीज़ है जो आपको याद रखनी है। उस टाइम की जो एपिक बुक्स थी संस्कृत में रिटन थी, किसके द्वारा लिखी गई थी, किसके ऊपर थी, जो इनके हीरो थे वो कौन थे, किस वजह से इनको, और किन के ऊपर थी। अब नेक्स्ट आ जाती है स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी पीपल मतलब हर कोई नहीं बता देता था, वो भी स्टोरीज बताते थे। जो विख्यात पंडित वगैरह होते थे वो गाते थे, सैंग, डांस, परफॉर्म, प्लेस, ठीक है। जटाकास के थ्रू बताते थे, जैसे बुद्धिज़्म में हमने पढ़ा था जटाका टेल्स, जिनमें वो प्राकृत लैंग्वेज में जो स्टोरीज वगैरह है, स्टोरी फॉर्म में सारी चीज़ें जो है अपना मैसेज जो है वो पहुंचाते थे कि हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, कैसे पीस मेंटेन करना चाहिए। पंचतंत्र की काफ़ी किताबें हैं जो विष्णु शर्मा ने लिखी है, ठीक है। और दूसरा हमें पता पड़ता है स्तूप में जो पेंटिंग्स वगैरह है उनसे भी हमें काफ़ी सारी स्टोरीज जानने को मिलती है। इसी का एक एग्जाम्पल दे रखा है कि किस तरीके से ये जो मंकी है ये हेल्प करता है अपने द मंकी किंग, कैसे पूरी तरीके से ये अपने इलाके के सारे बंदरों की हेल्प करता है, राजा से उनको बचाता है, ठीक है। तो उसी बारे में ये स्टोरी है कि एक बार एक राजा है जो नहा रहा होता है एक नदी में। उस नदी में कहीं से कोई आम पहुंचता है तो उसे पता पड़ता है कि ये उसके इलाके का आम नहीं है। तब उसे पता पड़ता है कि ये तो हिमालय का आम है। उसने जब अपने सैनिकों को पता करने को कहा कि ये आम कहाँ का है, तो जब हिमालय का आम उनको पता पड़ता है तो राजा ने कहा कि वहाँ के लोगों पर अटैक कर दो और ये सारे के सारे आम लेकर आओ। तो यहाँ पर
जो राजा था मंकी किंग, ठीक है, बंदरों का जो राजा था, उनको कहीं से ये बात पता पड़ जाती है, तो वो लकड़ी से एक पुल बना के बाकी सबको तो वहाँ से हटा देता है, बट खुद वो मारा जाता है। तो ये चीज़ हमें पता पड़ती है, मतलब जो ये पेंटिंग है इसके थ्रू हमें पता पड़ता है। अब दिस स्टोरी वॉज शोन इन अ पीस ऑफ स्कल्पचर फाउंड ऑन द स्तूप बहरूत। अब ये है कहाँ पर, जहाँ पर ये पेंटिंग हमें देखने को मिली है, ये है कहाँ पर, दैट इज़ इन यूपी बहरूत, ठीक है, सेंट्रल इंडिया। नाउ नेक्स्ट देखो, बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं साइंस को लेके भी, ठीक है, बहुत ही चीज़ें जो है इंडिया में खोज की गई है, बहुत सारी चीज़ें इंडिया में खोजी गई। तो साइंस से रिलेटेड बहुत सारी डिस्कवरी जो है इंडिया में हुई है। ज़ीरो की डिस्कवरी इंडिया में हुई है जो कि आर्यभट्ट ने करी है। पाई की जो वैल्यू है वो आर्यभट्ट ने दी है। 2πr वाला फॉर्मूला आर्यभट्ट ने दिया है। दूसरा हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता पड़ती है जो कि पृथ्वी जो है रोटेट करती है, और इक्लिप्स के बारे में हमें पता पड़ता है। रोटेशन, रिवोल्यूशन, डे नाइट, ये जो चीज़ें हैं ये किसने बताई है, ये भी आर्यभट्ट हमें बता चुके हैं। तो ज़ीरो की डिस्कवरी जो कि की थी आर्यभट्ट ने, वो हमें बताते हैं कि अरब्स तक और रोमन्स तक ये बात किसके थ्रू पहुंची थी, इंडिया के थ्रू ही पहुंची थी। दूसरा हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते हैं आयुर्वेद के बारे में। तो आयुर्वेद के बारे में दो ही इम्पॉर्टेंट, आयुर्वेद होती क्या है, एक साइंस होती है मेडिसिन, हेल्थ साइंस होती है, ठीक है। तो पुराने टाइम पे जो जड़ी बूटियों के द्वारा जो इलाज किया जाता था बॉडी का, ठीक है, तो वो है आयुर्वेद। और उस आयुर्वेद में जो मेजर वैद्य थे वो कौन थे, चरक और सुश्रुत। चरक और सुश्रुत, चरक की भी काफ़ी फेमस बुक है चरक संहिता, और सुश्रुत की भी है, दैट इज़ सुश्रुत संहिता, ठीक है। तो इनसे हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो मेडिकल साइंस में है हेल्प मिली है। और आर्यभट्ट से हमें मैथ्स में काफ़ी हेल्प मिली है। तो उस टाइम पे सोचो, हज़ारों सालों पहले भी हमारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट कह लो वो थे, ठीक है। तो मेडिसिन की दुनिया में और मैथमेटिक्स दोनों में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो इंडियन लिटरेचर है वो। तो और भी इम्पॉर्टेंट नाम गिवन है, जैसे कि व्रामीर है, ब्रह्मगुप्त है, भास्कराचार्य है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर्स थे जिन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज करी, जिन्होंने आज के टाइम पे भी बहुत हेल्प करी इंडिया की, ठीक है। अब एल्सवेयर में हमें पता पड़ता है चाइना के बारे में, कहाँ कैसे वहाँ पर जो है क्रोथ, रोप, ट्रीज़ वगैरह जो है उनका यूज़ में लिया गया है, और कैसे वहाँ पर पेपर जो है वो बना था, इन्वेंट हुआ था, ठीक है, इस टाइम पर। अब नेक्स्ट हमें टेक्निक ऑफ पेपर मेकिंग जो कि हमें पता पड़ती है कि वो चाइना से गई थी, कोरिया में पहुंची थी, 1400 साल पहले जापान में पहुंची थी, ठीक है। नेक्स्ट एक देख लो, क्विक रिव्यू दे रखा है पूरी एंशंट हिस्ट्री का। तो किस टाइम पे क्या क्या आया था, पेलियोलिथिक पीरियड जो था वहाँ से ये सारी शुरुआत होती है, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। पत्थरों का यूज़ करना सीखा था, देन फार्मिंग सीख ली थी सबसे पहले मेहरगढ़ में, ठीक है। अब उसके बाद हड़प्पन सिटीज़ डेवलप हुई, फिर हमने वेदों के बारे में पढ़ा था, महाजनपद के बारे में पढ़ा था। अलेक्जेंडर की जो इन्वेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 327 से लेके 325 जो चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम था, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा है अशोका के रूल के बारे में। अब अशोका का जो रूल है उसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कहीं भी नहीं दे रखी है, ठीक है, ये हमें बताया है इस पैरा में। फिर उसके बाद हमें पता पड़ता है संगम लिटरेचर का, जिसके थ्रू हमें पता पड़ता है बहुत सारे जो साउथ की जो रूलिंग अथॉरिटीज़ थी उनके बारे में पता पड़ता है, गुप्ता एम्पायर के बारे में पता पड़ता है, जैन टेक्स्ट के बारे में पता पड़ता है, हर्षवर्धन के बारे में पता पड़ता है। ज़्वांगज़ैंग इंडिया में कब आए थे, 630 में आए थे। देन पुलकेशिन के बारे में हमने कल पढ़ा था, ठीक है। पुलकेशिन रिलेटेड थे, इन्होंने ही हर्षवर्धन का रूल जो है वो ख़त्म किया था, चालुक्यास से रिलेटेड थे। 609 से लेके 642 AD में जो है ये आए थे, ठीक है। और ये आप इंडिया का मैप देख सकते हो, पॉलिटिकल मैप गिवन है जिसमें सारे के सारे जो भी कैपिटल्स हैं और स्टेट्स हैं वो सारे इसमें गिवन है, ठीक है। सो थैंक यू, आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा पूरा डिटेल चैप्टर।